नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। हल्का विधायक अमित सेहाग ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं, वो केवल अपने चहेतों को ही फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे दवाली शहर के, दवाली क्षेत्र के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं और मीडिया कर्मी हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं और पूरे सिरसा ज़िले से भी जो हमारे वरिष्ठ मीडिया के बंधु आए हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए हैं। जहाँ तक आप सभी को ज्ञान है कि अभी हाल ही में बजट का सत्र भी खत्म हुआ है और एक बात मैं सही मायने में जो राजनीति है, राजनीति के अंदर एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जहाँ तक विपक्ष की भूमिका है उसमें मुख्य रूप से आप जो संवैधानिक पद है, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, अपनी उस ताकत का, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर जनता के जो मुद्दे हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन्हें कैसे हल करवाया जाए, वह प्राथमिक रूप से मैं मानता हूँ आपका उद्देश्य होता है। मैंने पिछले 4 सालों में पूर्ण प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं छोटे से छोटा मुद्दा हो, बड़े से बड़ा मुद्दा हो, विपक्ष में रहने के बावजूद अपनी आवाज़ बुलंद कर इसमें आप सभी साथियों का भी सहयोग रहा है। विधानसभा के पटल के माध्यम से उसका सदुपयोग कर मुद्दों को कहीं ना कहीं हल कराने की दिशा में पूर्ण प्रयास किए और मैं मानता हूँ हर एक विधानसभा सत्र में कहीं ना कहीं हमें कामयाबी भी हासिल हुई। उदाहरण देंगे तो जो आज दवाली पुलिस जिला बना है, उसमें उस विधानसभा के पटल की उसको पुरजोर तरीके से, जैसे मैंने प्रयास किया, आप लोगों ने और सभी जो हमारी संस्थाएं जो उनकी भूमिका रही, उसी तरीके से अभी चाहे हाल ही का अगर विधानसभा का हम सत्र देख लें, उसके अंदर भी जो विशेष करके मेरी मंशा है कि अब पुलिस ज़िले के बाद उस आधारशिला पे आगे बढ़ा जाए और जो एक बड़ी मांग थी कि हमारे यहाँ पर एक एडीजे कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए कि जिन नागरिकों को, अधिवक्ताओं को भी 60-60, 90-90 किलोमीटर दूर सिरसा जाना पड़ता है, उसके बजाय यहाँ पर हमारे दवाली के अंदर उनको वो सुविधा मिले। तो उस मांग का भी मैंने बेड़ा उठाया और आपने सभी ने देखा भी होगा कि गृह मंत्री जी द्वारा एक सकारात्मक आश्वासन भी दिया है कि हमने इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से मांगी गई है। उसी तरीके से चाहे अभी मैंने पुलिस चौकी जो हमारी चौटाला में है उसको थाने में तब्दील कराने के लिए भी गृह मंत्री जी ने एक तरीके से ना केवल आश्वासन बट एक तरीके से हामी बन गया और वहीं पर मैं मानता हूँ कि साथ में जो नई हदबंदी की बात मैंने की, उसमें भी जो मैं मानता हूँ बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है कि जिस तरीके से हमारा क्षेत्र बटा और उसके बाद मान लो पुलिस जिला बनने के बाद जो अभी कुछ हमारे जो थाने हैं उनको दोबारा स्थानांतरित किया, उसका मुद्दा उठाए तो दोबारा तरीके से हदबंदी होनी चाहिए थाने, उस पर भी होना चाहिए। ये मैं केवल उदाहरण देना चाहूँगा, चाहे ओटा का बस स्टैंड शुरू कराना हो, जिसके ऊपर मैंने विधानसभा में बारी बारी मांग उठाकर उस सरकार को जगाने का प्रयास किया उस चीज़ को, या फिर विधानसभा के बाहर के भी मुद्दे हों, चाहे यहाँ पर आज हमारे पास एक ब्लड बैंक की सुविधा और उस ब्लड बैंक की सुविधा आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सब डिवीज़न लेवल पर बहुत रेयर होता है कि कोई ब्लड बैंक की सुविधा हो, जिला स्तर पर होती है। सब डिवीज़न लेवल पर एक ब्लड बैंक होना अपने आप में आज हमें मैं मानता हूँ एक बड़ी सुविधा है। चाहे वो हमारे यहाँ पर जर्जर पुल थे जो 10-10 सालों से पुल जर्जर पड़े रहे, सिरन फीडर पे हो या राज केनाल के ऊपर हो, उस पे से 2 पुल कोरोना काल के दौरान, जहाँ पर अभी आप सभी ने भी कवर किया कि विधानसभा में सरकार की तरफ से मुझे ये जवाब दिया गया कि भाई हम असमर्थ हैं, हमने प्रयास किए हैं पंजाब सरकार के साथ बट हमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, और जहाँ मैंने कहा था कि ये विधायक असमर्थ नहीं है क्योंकि
मैंने कोरोना काल के दौरान भी 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट। मेरी हमेशा ये सोच है, ये कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, आप सब भली भांति जानते हैं कि कुछ ना कुछ हम विधानसभा के माध्यम से भी और विधानसभा के बाहर भी प्रयास करके हासिल करने में कामयाब, अगर नीयत हो, मंशा हो, जिद हो, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ये उसका मैं कहा कि ये एक विपक्ष की एक जो भूमिका है, तो मैं इसी में 2 और उदाहरण लेना चाहूँगा कि विधानसभा के पटल पे 2 मुद्दे मैं मानता हूँ जो जिन पे चर्चा होने का समय नहीं मिल पाया, बट मैं मानता हूँ बड़े ज़रूरी है समझने के आधार पर, उनका उदाहरण लेते हुए आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक जो मुद्दा मेरे दिल के करीब रहा है और जिसके लिए मैं मानता हूँ आज एक तरीके से दवाली हल्के को मैंने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के मानचित्र पर लाने का काम किया, जिस मुद्दे का कारण वो है कालवाना खरीद चाल। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ जो मुख्यमंत्री जी से भी कोई साथी मिलेगा तो उनको भी ज्ञात होगा कि कालवाना एक गाँव पड़ता है, क्योंकि इतनी बार मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं मानता हूँ एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें सरकार की एक कहीं ना कहीं कथनी और करनी के अंदर इस बात का भी हमें स्पष्टीकरण मिला कि सरकार जो कहती है उसमें सच्चाई कितनी होती है, वास्तविकता कितनी होती है। इस कालवाना खरीफ चैनल को आप भली भांति जानते हैं कि 2013 के अंदर कांग्रेस सरकार में आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी के सौजन्य से पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसको मंजूरी दी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उस कालवाना खरीफ चैनल का 2013 के अंदर हो चुका था और 36 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर कर दिए गए थे 2013 के अंदर। अब जब ये सरकार बदली, ये अगर डॉक्यूमेंट हम देखेंगे, ये प्रशासनिक डॉक्यूमेंट है उस समय का, और इसके अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो था 36 करोड़ रुपए का मंजूर किया गया था। इस डॉक्यूमेंट का एक और समझने की जरूरत है। तो जब सरकार ने इसको खत्म किया, कालवाना खरीफ चैनल को रद्द किया सरकार बनने के बाद, तो सरकार ने उसमें स्पष्टीकरण ये दिया था कि भाई हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा पर टेल पे पानी नहीं है। जो GBSM लिंक चैनल है उसकी टेल जो है वहाँ पर जहाँ से निकलना था वहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है, इस कारण से हम इसे रद्द करते हैं। और मैंने हमेशा, जैसे विधानसभा में मैं विधायक बना, मैंने कहा ये राजनीतिक कारणों के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण इस पर किया, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, जब मंजूर किया गया था 2014 में, तो यहाँ लिखा गया था कि यहाँ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्लड वाटर इज ऑलवेज रिमेन्स अवेलेबल इन रिवर घग्गर ड्यूरिंग खरीफ सीजन। ये बरसाती नाला है और इसमें स्पष्ट किया गया था इसे मंजूर करते हुए कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी है, इसलिए हम सारा सर्वेक्षण करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसके लिए देते हैं। तो उस समय उन्होंने रद्द किया, बहुत सी राजनीति हुई, नया चैनल निकाला जाएगा, वो ना तो वो चैनल आया और इसको उन्होंने रद्द करने का काम किया। तो वहाँ पे पहली बार राजनीति हुई। जब मैं विधायक बना तो मुझे बारी बारी ये कहा गया, और आपने विधानसभा में प्रमाण है इस बात का, मंत्री जी ने जब मैंने सवाल बारी बारी लगाए, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। फिर मैंने अगला सवाल लगाया था अगले सदन में कि अगर पर्याप्त पानी नहीं है तो आपने 2014 के बाद कितने खरीफ चैनल सिरसा में मंजूर किए? उस समय उन्होंने मुझे कहा 4 मंजूर किए हमने। तो मैंने उनसे ये सवाल लिया था, अगर आपके पास पानी पर्याप्त नहीं था तो आपने 4 खरीफ चैनल क्यों मंजूर किए जब आपके पास पानी नहीं है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इधर उधर करने की बात की। और अब फिर एक बार राजनीति हुई इसी बात के ऊपर, जो सरकार ये कहती थी हमारे पास पानी नहीं है, तो 8 खरीफ चैनल अब उन्होंने, जब मैंने फिर सवाल लगाया तो उन्होंने आंसर दिया कि हमने 8 खरीफ चैनल यहाँ पर सिरसा में अब मंजूर किए हुए हैं, जिन पे तकरीबन काम चल रहा है। और उसमें से भी 8 में तो मैं मानता हूँ कुछ 2-3 तो खुद ही कह रहे हैं कि फीजिबल नहीं है क्योंकि इन्हें ज़मीन नहीं मिल पा रही। मगर अब क्या हुआ कि खरीफ चैनल जो कालवाना का है उसको उन्होंने उसका नक्शा बदलने का काम कर दिया। जो चर्चा आपके बीच में पिछले 1.5-2 साल से चर्चा चल रही है, उसका नक्शा बदलने का काम किया। जो पहले RT 79217 से कालवाना RT 143717 पर जाना था, उसको बदलकर अब चक फरीदपुर गांव RT 105117
पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि इसमें जो ओरिजिनल नक्शा था उससे जितने किसानों को जितने रकबे को फायदा मिलना था उसको उन्होंने दरकिनार किया। उन्होंने इसमें अब गोदिका गांव, कालवाना गांव का रकबा, गंगा गांव का रकबा, मुन्नावाली गांव का रकबा, बीजूवाली गांव का तकरीबन 75% रकबा, दारेवाला गांव का रकबा, बीजूवाली का 50% और दारेवाला का तकरीबन 75% रकबा जो है अब इन्होंने दरकिनार करके निकाला। अब आप इस बात की मैं मानता हूँ आप लोगों को भी सवाल करने की बात है, जिसका मैं मानता हूँ ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि सरकार कहती है पहले तो पानी नहीं था, अब पानी हुआ, अब अचानक पानी आ गया और उन्होंने मंजूर भी कर दिया, पर मंजूर ओरिजिनल नक्शे से ना करके सिर्फ चक फरीदपुर लेके जा रहे हैं। और आप जानते हैं, आप खुद जाओगे चक फरीदपुर गांव की कितनी आबादी है आप लोग जानते हैं। एक तरीके से मैंने पिछली बार भी कहा था एक बेचरा गाँव की तरह है, ज़्यादा आबादी नहीं है। और आपने जो अधिकतम 60% लोगों को फायदा होना तो उनको दरकिनार करके छोटे से रकबे को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ क्या कारण है वो आप लोग भलीभांति जानते हैं। क्या राजनीतिक कारण है, किसी को व्यक्ति सरकार में बैठे हुए सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने की बात है। मैं इस चीज़ का आपके माध्यम से सदन में भी विरोध करता आया और आपके माध्यम से भी इसका विरोध दर्ज करता हूँ कि सरकार कहती कुछ है। पिछले 2 बार साल हो रहे हैं जब यहाँ पर बाढ़ आई, उस बाढ़ के बाद भी आपने देखा होगा पानी राजस्थान तक चला गया, राजस्थान से पाकिस्तान तक चला गया। मगर उस समय जाते टाइम भी सरकार ये कह रही थी हमारे पास पानी की कमी, और हम कहते रहे ये तो खरीफ चैनल है, जब बारिश का पानी आएगा किसानों को फायदा हुआ। और उसका उदाहरण भी हमने दिया कि रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल बनने के बाद रक्ता खेड़ा गाँव के और जो दूसरा नुइया वाली गाँव तक जैसे है उन सभी को कितना लाभ हुआ है किसानों को, वो आपके सामने। उसके बावजूद भी सरकार आज की तारीख में अपनी एक तरीके से जिद पे अड़ी हुई और इस तरह का काम कर रही, तो ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है, जिसके ऊपर मैं विरोध भी और मेरी मांग सरकार से निरंतर जारी रहेगी, प्रयास निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि मेरा एक सपना है इस खरीफ चैनल को पूरा कराना। मैंने यहाँ तक सरकार को कहा अगर आप चक फरीदपुर ले जाना चाहते हैं मुझे इससे कोई समस्या नहीं, अगर मेन चैनल बनाइए उसमें से एक ब्रांच चक फरीदपुर ले जाइए, हमें कोई समस्या नहीं। हर किसान को फायदा मिलना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मगर क्या सरकार किसान के साथ खड़ी है या एक राजनीतिक परिवार के साथ खड़ी है, ये सरकार को समझने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा जो जिसमें चर्चा नहीं हो पाई वहाँ पर, दूसरा मुद्दा मैं मानता हूँ जो ज़रूरी है वो एनडीसी का मुद्दा है। काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी भी हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लेके आए हैं, कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया, मगर इस मुद्दे के ऊपर भी सरकार ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक जो इस बार चिट्ठी जो सवाल का जवाब दिया। मैंने सवाल लगाया हुआ था कि भाई एनडीसी पोर्टल में क्या कोई कमियां हैं, ये मैंने सवाल सरकार से पूछा था। अगर हैं तो इसमें सरकार ने क्या कदम उठाए इस पोर्टल को ठीक करने के लिए, और सरकार का जवाब आता है कि हमारे इस पोर्टल के अंदर कोई कमी नहीं है। नो सर, मतलब इसमें कोई नहीं है, बल्कि बस ये जवाब देते हैं कि 1 अप्रैल 23 से लेकर 24 तक हमने 4,19,000 बेसिकली जितने भी नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी किए हैं इस पोर्टल से, बाकी इसमें कोई कमियां नहीं। अब आप भली बात जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से ये एनडीसी पोर्टल जी का जंजाल, पहले चाहे वो याशी कंपनी की बात हो, उसको तो बल्कि हुड्डा साहब ने भी रखा था, कि किस प्रकार से याशी कंपनी के अंदर एक धांधली कह लो, घोटाला कह लो, किस तरह से उन्होंने सर्वे करवाए गए, सर्वे इतना पैसा उनको दिया, व्यर्थ हुआ। उसके बाद सरकार ने जो अभी भी पोर्टल बनाया है 2-3 महीने के अंदर, वो पोर्टल जब अपडेट करने के नाम पर जो पुराना इनका डेटा है वो सारा का सारा अपने आप ही गायब हो जाता है। उस डेटा के साथ जुड़े हुए जिसने कोई टैक्स भरा भी है वो वापस टैक्स दिखाने लग जाता है। पुराना जो मालिक होगा उस पुराने मालिक के नाम पर वो प्रॉपर्टी भूलने लग जाती है। कोई व्यक्ति अगर मान लो जिसका एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ हिस्सा वो बेचता है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कई बार जो खरीदार है उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं इस एनडीसी पोर्टल के अंदर बनी हुई हैं। जब से ये एनडीसी पोर्टल आया है तो हमारे जो नगर निकाइयाँ हैं उन्होंने मैनुअल रिकॉर्ड को भी मैं मानता हूँ पूरी तरीके से मेंटेन कोई होता नहीं। तो वो जब कोई जाता है व्यक्ति, वो कहते हैं आप अपना ऑब्जेक्शन लगाइए, दोबारा से हमें इस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवा के दीजिए। तो मैं इस चीज़ों
पे मैं मानता हूँ कि ये एक जी का जंजाल बना हुआ है, और ये हम सभी के लिए, मतलब यहाँ तक मैंने खुद का भी देखा है, जो हमने भी प्रयास किए तो कई बार हम भी इसी चीज़ से निकल कर गए, सिर्फ आम नागरिक के लिए नहीं बात कर रहा। तो ये एक हालात है, बट इसमें भी मैं यही सवाल करना चाहूँगा सरकार से कि सरकार जब तक चीज़ों को मानना ही नहीं शुरू करेगी, जब जवाब ये मिलेंगे कि भाई हमारी चीज़ में कोई कमी है नहीं, तो सुधार की अपेक्षा, सुधार की उम्मीद हम मानते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ये एक और मुद्दा मैं मानता हूँ कि क्योंकि विधानसभा जनता की अदालत है एक तरीके से, वहाँ पर जब जितना समय रहता है तो मैं मानता हूँ आप चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से भी उठाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ साथ कुछ सरकारों से मैं सरकार से छोटी मोटी मैं मांगे भी रखता रहा हूँ, कुछ जरूरी मांगे भी हैं। जैसे एक मैंने मांग जिसको मैंने अपनी कमेटी के माध्यम से रखा था कि क्योंकि बिश्नोई समाज की भावनाएं उसके साथ काफ़ी जुड़ी हुई कि जो हमारी राज कैनाल में मछली पालन का रहता है उसके ऊपर मैंने 2-3 बार मुद्दा भी उठाया है, तो उसके ऊपर भी उसे रद्द किया जाए जो ठेका चलता है, क्योंकि उसके साथ इस तरह के कई और मुद्दे हैं जो समय समय पर हम रखते रहेंगे, बट मुख्य रूप से मैं मानता हूँ ये 2 मुद्दे जरूरी थे और मैं जो साझा करना चाह रहा था, और कई लंबा समय हुआ था बजट के बाद मैंने कहा आज खुद के बैठ के चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी और आपसे राय लेके भी आगे किस तरीके से और सुधार किया